स्वागत है क्लास। आज के इस विशेष लेक्चर में हम भारतीय राजनीति और संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो अक्सर गलत समझे जाने वाले विषय का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज का हमारा फोकस है भारत की आधिकारिक भाषाओं का संवैधानिक ढांचा। हम सीधे तौर पर संविधान के आर्टिकल 343 से 351 तक की हर एक बारीकी को डिकोड करेंगे। एक प्रोफेसर के रूप में मेरा ये वादा है कि इस सेशन के बाद संवैधानिक भाषा विज्ञान का ये टॉपिक पूरी क्लास के लिए सबसे आसान और स्कोरिंग बन जाएगा। तो चलिए अपनी नोटबुक्स तैयार रखिए और बिना देर किए आज की इस मास्टर क्लास को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन ट्रिकी सवाल से। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? अगर हम सड़क पर जाकर किसी से भी पूछें या किसी भी नॉर्मल क्लासरूम में बात करें तो 90% से ज्यादा लोग तुरंत कहेंगे हिंदी। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। ये एक ऐसा मिथक है जो हमारे दिमाग में बहुत गहरे तक बैठा हुआ है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज जैसा कोई शब्द हमारे पूरे संविधान में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। संवैधानिक रूप से भारत की कोई एक राष्ट्रभाषा है ही नहीं। चौंकाने वाली बात है ना? तो फिर असलियत क्या है? संविधान क्या कहता है? चलिए समझते हैं। आज के इस लेक्चर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम 6 प्रमुख पिलर्स पर बात करेंगे। राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा का कंसेप्ट, यूनियन की लैंग्वेज पॉलिसी, नॉर्थ और साउथ के राज्यों की नीतियां, न्यायपालिका यानी जुडिशरी की भाषा, भाषाई विविधता और उसका विकास, और आखिर में एक बहुत ही क्विक और एसेंशियल यूपीएससी एग्जाम रिविजन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। राजभाषा बनाम राष्ट्रभाषा, आखिर इन दोनों के बीच फर्क क्या है? इन दोनों के बीच के बुनियादी फर्क को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। देखिए, एक तरफ है राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से सरकारी कामकाज के लिए होता है, और दूसरी तरफ है राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज, जिसका, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, भारत में कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल वजूद नहीं है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि भारत जैसा विशाल और डाइवर्स देश राजभाषा के सिस्टम पर चलता है, किसी एक राष्ट्रभाषा के आधार पर नहीं। सरकार और प्रशासन की पूरी मशीनरी इसी राजभाषा के इर्द गिर्द काम करती है। तो फिर इस राजभाषा की एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या? आसान शब्दों में समझें तो राजभाषा का मतलब कोई इमोशनल या हम पर थोपी गई भाषा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के कामकाज की भाषा है। जैसे संसद की कार्यवाही किस भाषा में चलेगी, सरकारी ऑर्डर्स कैसे प्रिंट होंगे, कोर्ट्स के फैसले किस भाषा में आएंगे, केंद्र और राज्य सरकारें आपस में किस भाषा में कम्युनिकेट करेंगी, और सबसे जरूरी, सिविल सर्विस के एग्जाम्स किस भाषा में होंगे। इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव और फंक्शनल कामों के लिए जो भाषा चुनी जाती है, बस वही राजभाषा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, संघ की भाषा नीति यानी संविधान के अनुच्छेद 343 से 344 तक के प्रावधान। संविधान का आर्टिकल 343, इसे तो अपनी मेमोरी में एकदम परमानेंटली लॉक कर लीजिए। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही माइनर सी डिटेल है जहाँ अक्सर एग्जाम में बच्चे गलती कर बैठते हैं। वो है अंकों यानी नंबर्स का रूप। संविधान बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि अंकों का रूप भारतीय अंकों का इंटरनेशनल फॉर्म होगा, मतलब 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट, देवनागरी अंक नहीं। ये एक बहुत ही छोटी लेकिन इतनी क्रूशियल पॉइंट है जिसे एग्जामिनर्स बार बार टेस्ट करते हैं। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को न्यूट्रल होकर समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी में चल रहा था। अब रातों रात सब कुछ हिंदी में शिफ्ट करना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, है ना? इसलिए शुरुआती 15 सालों तक अंग्रेजी के इस्तेमाल की परमिशन दी गई। लेकिन 1963 का साल एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दक्षिण के राज्यों, खासकर तमिलनाडु से जो चिंताएं और विरोध सामने आए, उसे देखते हुए संसद ने 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास किया। इस एक्ट ने यह तय कर दिया कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल राजभाषा के तौर पर अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पे, जो है उत्तर और दक्षिण के राज्यों की अलग अलग भाषा नीतियां, आर्टिकल 345 और 346 का कॉन्टेक्स्ट। भारत में राज्यों के स्तर पर आपको काफी जियोग्राफिकल और पॉलिसी लेवल के डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 345 हर एक राज्य को अपनी खुद की राजभाषा चुनने की पूरी आज़ादी देता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश ने अपनी राजभाषा के तौर पर हिंदी को अपनाया है। वहीं अगर हम तमिलनाडु को देखें तो उन्होंने अपनी राजभाषा तमिल को चुना है।
और अगर सेंटर के साथ कम्युनिकेशन की बात करें, जिसे आर्टिकल 346 कवर करता है, तो केरल जैसा राज्य केंद्र सरकार के साथ पत्राचार के लिए इंग्लिश का यूज करता है। इससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि केंद्र की राजभाषा और किसी राज्य की राजभाषा एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हो सकती हैं। और यहीं पर हमें अपने संविधान की असली फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। मान लीजिए किसी राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी ये डिमांड करती है कि उनकी बोली जाने वाली भाषा को भी ऑफिशियल दर्जा मिले। ऐसे में आर्टिकल 347 के तहत राष्ट्रपति के पास ये स्पेशल पावर है कि वो उस रीजनल लैंग्वेज को उस राज्य के लिए राजभाषा के रूप में मान्यता दे सकते हैं। डेमोक्रेसी में डेमोग्राफिक डिमांड्स का सम्मान करने का ये एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। चलिए अब सेक्शन 4 पर चलते हैं, जो यूपीएससी एग्जामिनर्स का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, न्यायपालिका यानी जुडिशरी की भाषा। जुडिशरी को लेकर संविधान का आर्टिकल 348 बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। इसके अकॉर्डिंग जब तक संसद कोई और कानून न बनाए, तब तक सुप्रीम कोर्ट और देश के सभी हाई कोर्ट्स की पूरी कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ही होगी। बात सिर्फ कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है। जितने भी बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस होते हैं, उनका जो फाइनल अथॉरिटेटिव टेक्स्ट यानी प्रमाणिक पार्ट होगा, वो भी अंग्रेजी में ही माना जाएगा। मतलब नॉर्मल सरकारी कामकाज में आप कोई भी भाषा यूज कर लें, लेकिन जब बात सुप्रीम जस्टिस और लीगल क्लैरिटी की आती है, तो भाषा अंग्रेजी ही तय की गई है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बारीक लीगल कैच है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि यूपी, बिहार और एमपी जैसे कुछ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के हाईकोर्ट्स में कोर्ट की कार्यवाही और बहस के लिए हिंदी के इस्तेमाल की परमिशन दी गई है। लेकिन इस लेकिन पे ध्यान दीजिएगा, जो भी फाइनल जजमेंट या डिक्री होगी, उसका जो अल्टीमेट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट बनेगा और सुप्रीम कोर्ट में जो भी फाइनल प्रोसीडिंग्स होंगी, वो 100% अंग्रेजी में ही होंगी। यानी लीगल सिस्टम में जो फाइनल अथॉरिटी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के पास ही रहती है। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें सेक्शन की तरफ, भाषाई विविधता और उसका विकास। आर्टिकल 350 से 351 तक की जर्नी। संविधान के इन आर्टिकल्स में ना हमारी इंडियन डेमोक्रेसी की असली खूबसूरती दिखाई देती है। जैसे आर्टिकल 350A, ये इस बात की गारंटी देता है कि छोटे बच्चों को उनकी प्राइमरी एजुकेशन उनकी अपनी मातृभाषा में ही मिले। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये बहुत क्रूशल है। फिर आता है आर्टिकल 350B, जो भाषाई अल्पसंख्यकों यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करने का प्रोविजन देता है। और आर्टिकल 350 तो और भी कमाल का है। ये देश के हर नागरिक को ये अधिकार देता है कि वो अपनी कोई भी शिकायत प्रशासन में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में दे सकता है। मतलब भाषा कभी भी किसी के लिए न्याय या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने में बैरियर नहीं बन सकती। और अब हम पहुंचते हैं उस आर्टिकल पर जो हमेशा चर्चा में रहता है, आर्टिकल 351। ये आर्टिकल साफ करता है कि ये यूनियन की ड्यूटी है कि वो हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे। पर सवाल उठता है, क्यों? ताकि हिंदी पूरे भारत की कॉम्पोजिट कल्चर यानी हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, उसे एक्सप्रेस करने का एक मीडियम बन सके। ध्यान रहे, ये आर्टिकल किसी एक भाषा को दूसरों पे थोपने की बात बिल्कुल नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि बाकी भारतीय भाषाओं की स्टाइल और उनके शब्दों को अपनाते हुए, सबका सम्मान करते हुए हिंदी को और रिच बनाया जाए। ये डाइवर्सिटी में यूनिटी का एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। फाइनली सेक्शन 6, जिसका आप सबको इंतजार था, एक एसेंशियल यूपीएससी एग्जाम रिवीजन। चलिए देखते हैं हमने क्या सीखा। ये जो नंबर 22 है ना, दिखने में बहुत नॉर्मल सा नंबर है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वेट बहुत ज्यादा है। क्लास, इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल में अभी करंटली कुल 22 अनुसूचित भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी गई है। ये पर्टिकुलर नंबर एग्जाम्स के एमसीक्यूज में बार बार घुमा फिराकर पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। अब जरा इस रैपिड फायर चेकलिस्ट पर नजर डालिए और इसे अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। ये पिछले सालों के सबसे हिट क्वेश्चंस हैं। भारत की राजभाषा? आंसर है हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा? आंसर है कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही की भाषा? हमेशा अंग्रेजी। और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का आर्टिकल? इसका स्ट्रेट आंसर है आर्टिकल 350B। इन फैक्चुअल डिटेल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रीलिम्स में सॉलिड मार्क्स स्कोर करने का ये सबसे डायरेक्ट तरीका है। तो आज के इस डीप डाइव लेक्चर के एंड में एक बहुत ही प्रोफाउंड और सोचने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हमारी ये भाषाई विविधता, हमारी डाइवर्सिटी हमें एक दूसरे से बांटती है
या फिर जैसा कि आर्टिकल 351 में साफ साफ लिखा है, क्या ये हमारी विविधता में एकता का ही सबसे बड़ा और मजबूत पिलर है? आज हमने सिर्फ आर्टिकल्स का रट्टा नहीं मारा है, बल्कि ये समझा है कि कैसे भाषा हमारे देश की पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को शेप देती है। इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा और ऐसे ही एनालिटिकल लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।